हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। एक रिमाइंडर आपको लगाऊं कि 24 दिसंबर की सुबह 10 बजे मैराथन वीडियो आ रहा है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, देखिएगा ज़रूर। और रिमाइंडर जो उसका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसद पर आतंकी हमले की कौन सी भी बरसी पर सुरक्षा में चूक हुई और युवकों ने स्मोक गेन से लोकसभा को धुएं से भर दिया? इसका आंसर होगा 22वीं। तो ये 22वीं बरसी थी। आपको पता होगा कि 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था, कई लोग शहीद हुए थे। तो ये 22वीं बरसी के दौरान अभी देखने को मिला है 13 दिसंबर को सुरक्षा में चूक हुई है संसद के। ठीक है, ये संसद भवन है नया वाला, पुराना ये संसद भवन है। तो पुराने संसद भवन पर ही वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था और तमाम नेता जो थे वो सब उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद फिर नया वाला लोकसभा उधर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी। तो लोकसभा में ये देख रहे हैं आप, ये परिसर है उसका सदन का, और इधर ऊपर की ओर ये है दर्शक दीर्घा यानी विजिटर्स गैलरी। संसद की कार्रवाई देखने के लिए विजिटर्स वहां जा सकते हैं। हालांकि इस घटना के बाद विजिटर्स की यानी दर्शकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है फिलहाल अभी। तो हुआ क्या है, यहाँ से इस विजिटर गैलरी से 2 लोग कूद गए सदन में, लोकसभा में। सागर नाम का एक व्यक्ति स्पीकर की ओर दौड़ा। यहाँ देख रहे हैं आप, एक व्यक्ति यहाँ दौड़ रहा है स्पीकर की ओर, लेकिन उससे पहले ही सांसदों ने घेर कर उसको पकड़ लिया। फिर सांसदों ने उसकी पिटाई की, देख रहे हैं आप यहाँ पर, और बाद में सिक्योरिटी के जवान इसको पकड़ के ले गए। एक और व्यक्ति मनोरंजन, उसने क्या किया, जूते में स्मोक केन छिपा रखा था। स्मोक केन का मतलब कि धुआं फैलने वाला एक केन कनिस्तर, और लोकसभा सदन में पीले रंग के धुएं से पूरा वो भर गया था, पूरा सदन। ठीक है, तो कुछ सांसद तो वहीं थे, कुछ बाहर भागे, अफरा तफरी का माहौल हो गया था। और संसद के बाहरी हिस्से में भी एक महिला जो है, यहाँ देख रहे हैं आप इस तरफ, वो स्मोक केन का इस्तेमाल कर रही थी, और एक और व्यक्ति था। 2 लोग संसद के अंदर यानी लोकसभा से और 2 लोग संसद के बाहर से गिरफ्तार किए गए, यानी 4 लोग, और टोटल जो है ना 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ओके, तो ये घटना हुई है, और इनमें से 2 लोग जो लोकसभा परिसर के अंदर में घुस गए थे, जिन लोगों ने वहाँ धुआं कर दिया, पीले कलर का धुआं, तो भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा, तो उनके ऑफिस से एंट्री के लिए उन दोनों ने पास लिया था। बाकियों के पास जो है वो एंट्री पास नहीं था, विजिटर पास, इसलिए वो घुस नहीं पाए थे। ओके, तो ये स्थिति हुई है। फिर और आगे बताते हैं एक क्वेश्चन के ज़रिए। तो क्वेश्चन होगा, संसद की सुरक्षा में चूक मामले में किसके नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई है? आंसर होगा डीजी सीआरपीएफ यानी डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ। कौन है वो? अनीश दयाल सिंह इस वक्त डीजी हैं सीआरपीएफ के। न्यूज़ आप देख रहे हैं, होम मिनिस्ट्री ने ये एक कमेटी सेटअप की है, बनाई है। इस पूरे प्रकरण में दिल्ली पुलिस और जो संसद की सुरक्षा व्यवस्था है उसकी खासी किरकिरी हुई है। सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस मामले में जो आरोपी लोग हैं, 4 आरोपी जो 2 संसद के बाहर और 2 लोकसभा के अंदर से पकड़े गए, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम उसके तहत केस दर्ज किया है, यानी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। लोकसभा सचिवालय ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया कि इस मामले की बहुत ही गंभीरता से जाँच की जाए। इसी के बाद गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, और सीआरपीएफ के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह उनके नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है। इसमें तमाम और भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सब इसमें शामिल होंगे, और इस कमेटी को काम दिया गया है कि सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके कारणों का पता लगाएं, खामियां क्या क्या थी वो पता लगाएं, और क्या सुधार हो सकते हैं उसके बारे में सुझाव दें और रिपोर्ट दें। और जो टोटल इस पूरे मामले में 6 आरोपी हैं। पुलिस का कहना है कि 2 अंदर घुसे थे जबकि 2 बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, और पूछताछ में
2 लोगों के और भी नाम सामने आए। फिलहाल 5 लोग गिरफ्तार हैं और 1 फरार है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये जो सुरक्षा में सेंध लगाई गई है उसका मुख्य साजिशकर्ता कोई और है, इन सब में से नहीं है, और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है। जब ये सब घटना हुई, जब ये पूरी घटना चल रही थी, उस समय क्या कहा इन आरोपियों ने? उनका कहना था कि नौकरियां नहीं मिल रही है, पढ़ाई कर रहे हैं तमाम, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छा से अच्छा एजुकेशन उन्होंने लिया है, ओके, और अगर वो नौकरी के लिए डिमांड करते हैं तो प्रदर्शन करने पर पिटाई होती है, और देश में गरीबी है, अराजकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कही। ठीक है। अब इस पूरे मामले में एक तो यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है, मतलब वो कम से कम 1 साल तो जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं, आगे हो सकता है और भी लंबा वक्त लगे, जमानत वमानत मिलनी नहीं है, ओके, कई सालों तक हो सकता है। और ये जो अगर हम बात करेंगे कौन कौन लोग हैं, एक सागर शर्मा है जो कि उत्तर प्रदेश का है, लखनऊ का रहने वाला है, 12th पास है, ई रिक्शा चलाता है। ये 2 दिन पहले घर से निकल कर ही कहा था कि धरने पे जा रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति है डी मनोरंजन, कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है, बी पास है यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, कुछ कंपनियों में उसने काम भी किए, फिलहाल खेती का काम देखता है। ठीक है। इसी ने भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा से जो है उनके ऑफिस से लोकसभा में एंट्री के लिए पास लिया था। तीसरी है नीलम, ये हरियाणा के जींद जिले की निवासी है, पिछले 6 महीने से हिसार में पीजी में रह रही है और हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और एसटीईटी यानी हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रही है। यह है अमोल शिंदे जो कि महाराष्ट्र के लातूर जिले का निवासी है, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है, पुलिस सेना इन सब भर्तियों की परीक्षा की तैयारी करता है, साथ में दिहाड़ी मजदूरी भी करता है। माँ बाप और 2 भाई वो भी मजदूरी करते हैं। विक्की जो है वो उसने क्या किया था, जो कि उसका फ़ोटो नहीं है यहाँ पर, उसने आरोपी सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल शिंदे इन सबको दिल्ली जाने से पहले गुरुग्राम में मतलब उसी के घर में रुका था। ठीक है। और ये ललित है जो कि हरियाणा का रहने वाला है। ठीक है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इसके अलावा भी कुछ और लोग हैं जो ये सब कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि इन सब ने 1.5 साल से इसकी प्लानिंग की थी और इनमें से एक जो है वो इससे पहले भी बजट सत्र के दौरान संसद आया था विजिटर पास के ज़रिए और वहाँ की पूरी रेकी की थी और उससे उसको पता चला था कि संसद में पूरी तो जांच होती है लेकिन जूते की जांच नहीं होती है, तो जूते में रंगीन धुएं वाला कनस्तर वो रख कर और वो ले गया था। ठीक है। और पुलिस का मानना है कि इन सब आरोपियों ने एक सोशल मीडिया पेज भी बनाया हुआ है, भगत सिंह फैन क्लब, और करीब 1.5 साल से ये सब जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मैसूर में ये सब मिले भी थे, मतलब देश के अलग अलग हिस्सों से ये सब है। और इनके कमरे में जब छापेमारी हुई है तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन सब की किताबें मिली हैं। तो जो भी ये मामला हुआ है तो इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो ये है कि उन लोगों का पक्ष यही है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है इसलिए हम वहाँ गए और वहाँ हमने धुआं किया। लेकिन देश में लोकतंत्र है और अगर आपकी अपनी आवाज़ उठानी है तो धरना, प्रदर्शन ये सब करते रहिए। अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप सरकार को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, वोटिंग के जरिए लोगों को जागरूकता फैला सकते हैं। लेकिन यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि इन लोगों ने भगत सिंह वाला फार्मूला अपनाने की कोशिश की। भगत सिंह के समय वो देश जो है वो गुलाम था ब्रिटिशर्स का, आज देश आज़ाद है और लोकतंत्र है। इन लोगों ने ये तरीका अपनाया है। तो अब यूएपीए की धारा लग गई है, यानी अगले कुछ वक्त तक तो वो ये जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और संसद पर हमला एक तरह का हुआ है, वहाँ की सुरक्षा चूक की गई है, वहाँ दहशत फैल गई पूरे संसद में यानी लोकसभा क्षेत्र में। ठीक है। तो आगे जो भी अपडेट होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए वो मैं फिर आगे बताता रहूँगा। ओके। और हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सुरेश रैना। कौन है? क्रिकेटर है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग उनका नाम है, तो उन्होंने ये घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि
एक मेंबरशिप प्लान है आपके करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए ये वाला, और इसके ज़रिए आप अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त कर सकते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। वो भी कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स होता है, और मॉक टेस्ट डेली, वीकली, मंथली होता है। इसके अलावा इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं, तो देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और एक हेल्पलाइन नंबर भी, आप वहाँ भी चैट के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश में किया गया है, या किस देश ने किया है? आंसर का चीन। चीन में ये हुआ है, चीन ने बनाया है दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर। ओके, एटॉमिक प्लांट है जिससे बिजली बनाई जाएगी। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, द हिंदू में वर्ल्ड्स फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर ये बनाया गया। देखिए, जितने आगे जनरेशन में हम जाते हैं तो उसमें उसकी गुणवत्ता और उसके खतरे वो सब कम होते जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये है चौथी पीढ़ी का ये परमाणु रिएक्टर, और चीन ने खुद ही बनाया है, यानी चीन का खुद का है, यानी स्वदेशी है। ओके, तो दिसंबर में अभी इसका वाणिज्यिक परिचालन यानी कॉमर्शियल यूज़ जो है ना उसका शुरू हो चुका है। दुनिया का अपना पहला इस तरह का है। ओके, और कहाँ पर है ये? तो चीन के उत्तरी शेंडोंग प्रांत में इसको स्थापित किया गया, और इसका नाम शिदाओ बे प्लांट है। शिदाओ बे प्लांट है। ठीक है, और आपको बताऊं कि चीन का जो लक्ष्य है वो 2035 तक परमाणु ऊर्जा से 10% बिजली उत्पादन करना है अपनी पूरी ज़रूरत का, और 2060 तक 18% बिजली उत्पादन करना है। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रेस टू रेजिलियंस पहल में अपनी भागीदारी की घोषणा की है? आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। तो दुबई में अभी COP28 की समिट चल रही है, हालांकि उसको ख़त्म हो जाना था लेकिन उसको थोड़ा और बढ़ा दिया गया है, 2-4 दिन और चलेगा वो आयोजन। तो भारत ने ये संयुक्त राष्ट्र के रेस टू रेजिलियंस में अपनी भागीदारी की घोषणा की है। ठीक, क्या है रेस टू रेजिलियंस? देखिए, ये जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने वाला एक वैश्विक अभियान है। ओके, और उद्देश्य यही है कि तमाम लोगों, व्यवसायियों, निवेशकों, नागरिकों, इन सबको एकजुट करना और जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना, उनमें लचीलापन बढ़ाना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को लेकर एक माहौल बनाना लोगों में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC का अध्यक्ष चुना गया? यहाँ बात हो रही है भारतीय मूल की। आंसर का समीर शाह। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है कमेंट बॉक्स में आप बताइए, भारतीय मूल के, तो उन्होंने BBC के अध्यक्ष पद पर समीर शाह को चुना है। 71 ईयर के हैं, न्यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, 71 ईयर के, ये रहा फोटोग्राफ इनका, समीर शाह, और मीडिया कार्यकारी हैं, मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं। उनका जन्म भारत में हुआ था, औरंगाबाद में, और 1960 में ब्रिटेन चले गए थे, और उन्होंने मीडिया उद्योग में अलग अलग वो 4 दशकों से अधिक समय तक काम किया है अलग अलग पदों पर, और BBC में भी है। अभी वो गैर कार्यकारी निदेशक हैं, यानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो अब इनका पद चेयरमैन का होगा BBC का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा यानी दिसंबर 2023 में जो हुई है, तो उसमें रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। तो ये रेपो रेट कितना है? आंसर होगा 6.5%। ये है रेपो रेट। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई यानी MPC की 8 दिसंबर को, और इसी में रेपो रेट को इजाफा न करने का फैसला लिया गया है। और आपको बताऊं कि पिछले 5 मौद्रिक नीति समीक्षा यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो समीक्षा होती है उसमें ये रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा गया है। ये 5 समीक्षा से ये इसको बढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, रेपो रेट दर को 6.5% पर ही रखा गया। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, RBI के गवर्नर ये रहे। ठीक है, रेपो रेट होता क्या है, यहाँ ये भी बात कर लें। देखिए, आसान भाषा में कहें तो
बैंक हमें कर्ज देता है और उस कर्ज पर हमें ब्याज देना पड़ता है। ठीक वैसे ही बैंक को भी अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है और वे ये रकम आरबीआई से लेते हैं बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, कुछ तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है लोन। तो इस लोन पर रिजर्व बैंक जिस दर से ब्याज वसूलता है उस बैंक से, तो उसको रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट से आम आदमी पर प्रभाव पड़ता है। अगर महंगाई ज़्यादा है तो आरबीआई करता क्या है कि रेपो रेट को बढ़ा देता है और महंगाई से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली टूल के रूप में भी उसको जाना जाता है। देखिए, जब महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ाकर इकॉनमी में जो मनी का फ्लो है, कैश फ्लो है, उसको रोकने की कोशिश करता है। होता ये कि जब बैंक को कम ब्याज दर पर लोन आरबीआई से मिलेगा तो रेपो रेट वो कम रखेगा, तो ऐसे में वो सस्ता कर्ज दे सकता है। यदि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है तो बैंकों के लिए ये कर्ज लेना महंगा हो जाता है। ओके, तो ऐसे में वो ग्राहक को भी महंगा कर्ज देता है और ग्राहक यानी पब्लिक जो है ना महंगा कर्ज लेने से हिचकते, तो इसलिए जो मनी फ्लो है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से रेपो रेट का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। उसमें क्या होता है, जब बैंक के पास दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम अगर बच जाती है तो उस रकम को वो रिजर्व बैंक में रख देते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके बदले उसको ब्याज देता है, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वो सब नहीं बढ़ाया गया है पिछले कुछ वक्त से। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात, आरबीआई के गवर्नर कौन है इस वक्त? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जूनियर महमूद के नाम से मशहूर अभिनेता का निधन हो गया 8 दिसंबर 2023 को, तो उनका असली नाम क्या था? या कहें जूनियर महमूद के नाम से कौन पॉपुलर थे जिनका निधन हो गया? आंसर होगा नईम सैयद। क्या नाम है? नईम सैयद। तो काफ़ी समय से वो पेट के कैंसर से जूझ रहे थे, 68 ईयर के थे। न्यूज़ भी द हिंदू में ये प्रकाशित हुई है। काफ़ी पॉपुलर थे, 4 दशकों से अधिक समय का उनका करियर रहा है। 7 भाषाओं में 260 से ज़्यादा फिल्मों में उन्हें एक्टिंग की है। उनकी लोकप्रिय फिल्मों में कारवां, हाथी मेरे साथी, मेरा नाम जोकर, ब्रह्मचारी, कटी पतंग और भी कई सारे फिल्में हैं। ठीक है, तो ये जूनियर महमूद के नाम से वो जाने जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस अफ्रीकी देश से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है दिसंबर 2023 में? आंसर होगा माली। अफ्रीकी देश है ये माली। न्यूज़ आप देख रहे हैं, एपी जो न्यूज़ एजेंसी है दुनिया की बड़ी, तो उसका ये क्लिपिंग भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने माली सरकार के अनुरोध के बाद अभी इसको ख़त्म कर दिया, वहाँ पीस जो मिशन था वहाँ हटा लिया है और 10 साल तक ये शांति मिशन वहाँ पर मौजूद था। 10 साल के बाद ये हटाया गया। तो ये भी सवाल हो सकता है कि कितने वर्षों बाद हटाया गया माली से? तो 10 साल बाद हटाया गया। अफ्रीका के किस देश से? तो वो है माली। ठीक है, तो एक बार मैप के ज़रिए माली को देख लेते हैं, कहाँ पर है माली अफ्रीका में। तो सबसे पहले अपना प्यारा भारत है और अब चलते हैं अफ्रीका की ओर। ये पूरा अफ्रीका है और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, वो है माली। राजधानी इसका क्या है? बमाको। ये इसकी राजधानी है बमाको। प्रेसिडेंट हैं इसके असीमी गोइता। मुद्रा यहाँ की है CFA फ्रैंक। आबादी यहाँ पर 2 करोड़ 13 लाख के आसपास है। और पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इधर है अल्जीरिया, ये वाला जो है नाइजर है, ये बुर्किना फासो है और ये है आइवरी कोस्ट, उसको कोते दी आइवरी भी कहते हैं। इधर वाला गिनी हो गया, ओके, और ये वाला हो गया सेनेगल और ये मारिटानिया। तो इसके ये सब पड़ोसी देश हैं। ओके, तो महत्वपूर्ण बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस देश में जो संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन है वो क्यों हटाया गया है, क्या ऐसी बातचीत हुई है और क्या वहाँ पर जो विद्रोह था वो सब खत्म हो गया? देखिए, विद्रोह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन माली सरकार ने यह आरोप लगाया था कुछ महीने पहले कि उनके देश में जो हिंसक चरमपंथ बढ़ रहा है उसका जवाब देने के लिए ये जो पीस मिशन है वो अपर्याप्त है। माली में जो संयुक्त राष्ट्र का प्रयास है वो दुनिया के सबसे घातक मिशन में से एक रहा है। माली में 300 से अधिक शांति सैनिक मारे जा चुके हैं और 2012 से
इस्लामिक चरमपंथी विद्रोहियों को रोकने के लिए शांति मिशन ये काम कर रहा था। यूएन पीस मिशन वो काम कर रहा था, ये पीस कीपिंग मिशन कहेंगे हम, यूएन पीस कीपिंग मिशन काम कर रहा था। ठीक है, अब यूएन पीस कीपिंग मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसको शुरू किया गया था 1948 में। मिशन का उद्देश्य यही था कि जहाँ पर भी संघर्ष चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, वहाँ पर शांति स्थापित करना। और पिछले 70 वर्षों में 10 लाख से अधिक पुरुष और महिला उन सब ने इसमें काम किया है। 70 से अधिक तरह के यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है काम हैं, चल रहे हैं। और करीब 13 पीस मिशन जो है ना, पीस कीपिंग मिशन, वो अभी चल रहे हैं। 14वां ये माली वाला था, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, भारतीय कितने इसमें शामिल हैं? तो अक्टूबर 2022 के डेटा के अनुसार भारत जो है ना, वो दूसरा ऐसा देश है जिसके सबसे ज़्यादा वहाँ शांति सैनिक हैं। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के हैं, 7000 से ज़्यादा, और भारत के 5800 से ज़्यादा शांति सैनिक वहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपकी एग्जामिनेशन के लिए। कल फिर मिलते हैं ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। ओके, बाय।